हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 3 बड़े घर की बेटी का अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी के रचनाकार लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद जी को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक माना जाता है। मानवीय संवेदनाओं को बड़ी ही कुशलता से ये अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस कहानी में संयुक्त परिवार में घटने वाली एक छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप ले सकती है, यही बताया गया है। कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि बड़े घर की बेटी केवल धन दौलत का गुमान करने वाली नहीं होती, बल्कि वह तो बिगड़ा हुआ काम बनाने वाली होती है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी के शब्दार्थ को एक बार पढ़कर समझेंगे। आवेश, आवेश का अर्थ होता है जोश। धैर्यवान का अर्थ होता है सहनशील। साक्षी का अर्थ होता है गवाही। निंदा का अर्थ होता है बुराई। उपद्रव का अर्थ होता है झगड़ा। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। सम्मुख का अर्थ होता है सामने। अधिपति का मतलब होता है स्वामी। अनर्थ का मतलब होता है भयंकर घटना। तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नचित्त। बहली का मतलब होता है गांव में चलने वाली बैलगाड़ी। अनुचित का अर्थ होता है जो उचित न हो। कांतिहीन का मतलब होता है चमक रहित। क्रोधाग्नि का मतलब होता है गुस्से की आग। प्रथा का अर्थ होता है रीति रिवाज। द्वेषियों का अर्थ होता है ईर्ष्या करने वालों। उद्विग्नता का अर्थ होता है बेचैनी। असह्य का अर्थ होता है जिसे सहा ना जा सके। विद्यमान का मतलब होता है मौजूद। किफ़ायत का मतलब होता है कम खर्च। प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित। कुटिल का मतलब होता है बुरे स्वभाव का। हृदय विदारक का मतलब होता है हृदय को कष्ट देने वाला। तो हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। तो आइए हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं कि संयुक्त परिवार में घटने वाली एक छोटी सी घटना, थोड़ी सी बात बिगड़ जाने से कितना भयंकर रूप ले सकती है, वो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। बेनी माधव सिंह गोरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। नंबरदार मतलब होता है गांव का जमींदार अधिकारी। उनके पितामह किसी बड़े धन्य धान्य से संपन्न थे। पितामह मतलब दादाजी। दादाजी उस समय धन्य धान्य से संपन्न यानी वो अमीर व्यक्ति थे। गांव का पक्का तालाब, मंदिर जिनकी भी मरम्मत मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। यानी जिन भी चीज़ों की सुधार करना मुश्किल था, वो सारी चीज़ें उनके दादाजी ने सुधार करवाई थी। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। यानी उनके पास जितनी संपत्ति थी उससे आधी से ज़्यादा वो वकीलों में उपहार स्वरूप दे चुके थे। उनकी वर्तमान आय यानी इस समय उनकी आय 1000 रुपये सालाना यानी साल भर की वार्षिक आय 1000 रुपये थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था और उसने बहुत परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। यानी उन्होंने बहुत परिश्रम किया था, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई में बीए की डिग्री को प्राप्त किया था। अब जो श्रीकंठ सिंह थे वो एक दफ्तर में नौकर थे, यानी कि एक ऑफिस में वो नौकरी करते थे। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। यानी उनका जो छोटा बेटा था, ठाकुर साहब का छोटा बेटा जो कि श्रीकंठ का छोटा भाई था, वो दोहरे मुख वाला सजीला जवान था और उसका मुंह भरा हुआ और छाती चौड़ी थी। भैंस का 2 सेर मतलब 2 किलो दूध वो रोजाना सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। यानी श्रीकंठ सिंह जो था वो लाल सिंह के बिल्कुल उल्टा था। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। यानी आँखों को प्रिय लगने वाला गुण जो कि बीए के माध्यम से गिना जाता है, वो इन 2 अक्षरों पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी। यानी इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने बीए की डिग्री को हासिल किया था। इन 2 अक्षरों से उनका शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। निर्बल यानी कमज़ोर। यानी ये 2 अक्षरों को प्राप्त करने के लिए, डिग्री को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिससे उनका शरीर दुबला हो गया था और जो चेहरा था वो चमकहीन हो गया था। श्रीकंठ इस डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे। यानी वो बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी पुरानी रीति रिवाज के ज़्यादा विशेष प्रेमी नहीं थे। यानी पुराने रीति रिवाज को पसंद नहीं करते थे।
बल्कि वे बहुधा बड़े ज़ोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। यानी वो इस पुरानी संस्कृति को, रीति रिवाज को पसंद नहीं करते थे और बल्कि लोगों से प्रायः उसके बारे में बुराई और अपमान उनका किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। यानी जिस दिन दशहरा का त्यौहार मनाया जाता था उस समय वो रामलीला, होने वाली रामलीला में किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे, यानी कि शारीरिक रूप से उस व्यक्ति का भाव प्रकट करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। यानी पुरानी सभ्यता का गुणगान करना, गुणों का बखान करना उनका मुख्य अंग था। सम्मिलित कुटुंब के वे एकमात्र उपासक थे। कुटुंब मतलब होता है परिवार, सम्मिलित यानी संयुक्त परिवार को वो मानते थे। आजकल स्त्रियों की कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यानी आजकल की जो औरतें होती है वो संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती है, उसे वो हानिकारक समझते थे अपनी देश और जाति के लिए। यही कारण था कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थी। ललनाएँ यानी होता है स्त्रियाँ, उनका यही कारण था कि गांव की स्त्रियाँ उनकी बुराई करती थी। कुछ तो उन्हें अपना शत्रु समझने में संकोच नहीं करती थी। यानी कुछ स्त्रियां तो उन्हें वो श्रीकंठ सिंह थे उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी, क्योंकि वो संयुक्त परिवार के उपासक माने जाते थे, इसलिए वो अपने दुश्मन उन्हें समझने लगी थी। अब स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। उनकी जो खुद की पत्नी थी वो इस बात का विरोध करती थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर या देवर आदि से घृणा थी, यानी इसका कारण यह नहीं था कि वो अपने सास ससुर और देवर से नफरत करती थी, बल्कि उनकी पत्नी का विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। यानी जो उनकी पत्नी है वो ये बता रही है कि यदि आए दिन घर में कलेश होता रहे, यानी झगड़ा होता रहे और जीवन का निर्वाह इतना सहन करते हुए भी जीवन का गुजारा नहीं हो सके, तो अपना खाना यानी अपना घर अलग कर देना ही अच्छा होता है। ऐसा उनका विचार उनकी पत्नी का था। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। यहाँ पे आनंदी की बात की जा रही है, जो कि बड़े उच्च खानदान की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। यानी उसके आनंदी के जो पिता थे वो उनकी अपनी एक रियासत के वो मालिक थे। उनके पास विशाल भवन यानी एक बड़ा घर, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, झाड़ फानूस का मतलब होता है छत पर शोभा के लिए लटकाया जाने वाला शीशे का उपकरण, यानी जिस पे मोमबत्तियाँ आदि से सजावट करके उजाला किया जाता है उसे झाड़ फानूस कहते हैं। ऑनरेनी मजिस्ट्री और ऋण, जो कि एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के पास भोग्य पदार्थ होते हैं। यानी ये सारी चीज़ें उनके पास थी, यानी वो सारी ही चीज़ों का सुख भोगती थी। उनके पिताजी जो थे वो ज़मीन का कर लेने वाले एक ताल्लुकेदार थे। उनके पास ये सारी ही सुख सुविधाएं मौजूद थी। उनके पिताजी का, आनंदी के पिताजी का नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। उदारचित्त का मतलब होता है दया, उदार मन वाले, यानी दया दिखाने वाले मन वाले, और प्रतिभाशाली यानी उनमें बहुत सारे गुण थे। पर दुर्भाग्य से एक लड़का भी नहीं था, यानी आनंदी के पिता के एक लड़का भी नहीं था। आनंदी जो थी वो चौथी संतान उनकी थी। उसके अलावा उसकी 4 बहनें और थी और वह चारों बहनों में सबसे रूपवती और गुणवती थी। अब चारों बहनों में जब आनंदी सबसे सुंदर और रूपवती थी, रूपवान थी, तो उसके पिता जो थे भूप सिंह वो उससे बहुत प्रेम करते थे। सुंदर संतान को कदाचित का मतलब होता है शायद उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं, यानी कोई सुंदर संतान होगी तो उसे उसके माता पिता भी बहुत अधिक पसंद करते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, यानी उनके पास एक बहुत गंभीर समस्या उनके दिमाग में खड़ी हो रही थी कि वो अपनी बेटी जो कि बहुत सुंदर और गुणवान है उसकी शादी वो कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने भाग्यहीन समझना पड़े, यानी उस अपने ऊपर न तो उनके ऋण यानी उधार का बोझ चढ़े और यह भी उन्हें स्वीकार नहीं था कि उन्हें भाग्यहीन समझा जाए। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी रुपये का चंदा मांगने आए, यानी श्रीकंठ जो थे वो पैसे मांगने के लिए उनके पास आए। किसके पास आए? भूप सिंह के पास वो आए, जो कि आनंदी के पिता थे।
उन्होंने जब भूप सिंह को देखा तो वो उसके स्वभाव पर रीझ गए, यानी मोहित हो गए उनके व्यवहार पर, और उन्होंने धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ विवाह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई, यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। यानी जब वो अपने ससुराल आई, शादी करके अपने ससुराल आई, तो वहाँ का, जहाँ से वो अमीर परिवार से आई थी, ऐसी भौतिक सुख सुविधा उसने वहाँ पर अपने ससुराल में नहीं देखी। यानी वहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत थी, यानी जिन वस्तुओं की उन्हें बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र का भी नहीं था। वो सुख यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। यानी हाथी घोड़ों की तो बात अलग ही थी, लेकिन कोई सुंदर सजी हुई बैलगाड़ी भी वहाँ पे नहीं थी। यानी आनंदी के ससुराल में एक बैलगाड़ी भी नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, यानी वो अपने मायके से रेशमी चप्पल साथ में लेकर आई थी। पर यहाँ पर बाग कहाँ, जहाँ वह सैर जाती। यानी यहाँ पर कोई बगीचा नहीं था, उसके ससुराल में कोई बगीचा नहीं था जहाँ पे वो घूम सके। लेकिन वो चप्पल उसके कुछ काम ही नहीं आई, क्योंकि वहाँ कहाँ पर सैर करने जाती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पे फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यानी वो अपने ससुराल का हुलिया बता रही है कि वहाँ खिड़कियाँ भी नहीं थी और ज़मीन पर फर्श भी नहीं था और दीवारों पर भी कोई तस्वीरें नहीं लगी हुई थी। अब वह बता रही है कि यह एक सीधा साधा देहाती मतलब ग्रामीण गृहस्थ मकान था। यानी गांव के मकान जिस तरह के होते हैं उस तरह का वो उसके ससुराल का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इन परिस्थितियों के अनुकूल ऐसा ही बना लिया। यानी थोड़े ही समय आनंदी अपने थोड़ा ही समय उसकी शादी को हुआ था और उसने उस परिवार में, अपने ससुराल में उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था, वैसा ही अपने आप को बना लिया था। यानी मानो भोग विलास के सामान उसने कभी भी देखे नहीं थे, यानी सुख सुविधाओं के सामान उसने नहीं देखे थे। इस प्रकार अपने आप को बना लिया था। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए और भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। लाल बिहारी सिंह आनंदी के देवर थे, जो कि श्रीकंठ के छोटे भाई थे। वो 2 चिड़िया लेकर आए और उसे पकाकर उसे खिलाने को बोला। यानी कि जब उसे भूख लग रही थी तो उसने अपनी भाभी को चिड़िया पकाने की बात कही। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। यानी उसने पहली बार ही यह चिड़िया पकाने का कार्य किया था और हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं था। यानी घी रखने का जो बर्तन था उसमें घी 250 ग्राम, यानी पाव भर से ज़्यादा घी नहीं था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, यानी जो बड़े घर से शादी करके आई है, यानी उसका मायका जो था वो अमीर परिवार का था, तो वो कम खर्च में घर चलाना कैसे जान सकती थी। तो उसने सारा ही घी मांस में डाल दिया। अब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। यानी उसका देवर जब खाना खाने बैठा तो दाल में उसे घी नज़र नहीं आया और वो बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। यानी उसने अपनी भाभी से पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं डाला। आनंदी ने कहा, सारा घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही लाया था, इतनी जल्दी उठ गया। यानी आनंदी ने कहा कि सारा घी मांस में डाल दिया गया है। तो लाल बिहारी इस बात पे नाराज होकर जोर से बोला कि अभी परसों ही तो मैं घी लेकर आया था और इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो इस बात पे आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। यानी आज तो सिर्फ पाव भर ही घी बचा था बर्तन में, वो सारा ही मैंने मांस में डाल दिया, तो दाल में डालने के लिए कोई घी नहीं बचा था। इस पार्ट की आगे की घटना हम वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।